अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 9। गाजी के जाने के बाद कितनी ही देर मुतरबा सोचती रही कि वो क्यों उसके आगे कमजोर पड़ गई थी और खुद से ही अहद किया कि अब कमजोर नहीं पड़ेगी। लेकिन जब एक बार फिर गाजी की छवि उसके जहन के पर्दे पर लहराई तो वो सोचने लगी कि कमबख्त कितना हैंडसम हो गया है। उफ मुत्ती, तू भी कुछ भी सोचती है। फिर अपनी ही सोच पर खुद को ही सर पर हाथ मारती सरजनिश करती सोने के लिए लेट गई, जबकि नींद तो उसको आनी नहीं थी। आखिर इतने साल जिसकी प्रोफाइल देखती रही, अब जब सामने है तो नींद कैसे आनी थी उसे। सोचते सोचते कब वो नींद की वादियों में चली गई उसे पता ही न चला। सुबह उठकर फ्रेश हुई और मॉर्निंग वॉक पर चली गई। अभी रास्ते में ही थी कि कोई अचानक से उसके सामने आया था और मुद्दी सीधा उसके कुशादा सीने से जा टकराई। इससे पहले वो कुछ कहती उसकी नजरें ऊपर उठी थी और पलटना भूल गई थी। क्या कोई इतना भी हैंडसम हो सकता है? वो इसकी बड़ी हुई शेव, काली गहरी आंखें जिनमें इस वक्त भी शोही नुमाया थी, ब्लू शर्ट और साथ में शॉर्ट्स पहने वो मुतरबा को मुस्कुराहट दबाते देख रहा था, जो कि अपना मुंह खोले बगैर पलके झपकाए उसे ही देखने में महव थी। उफ जालिम, ऐसे ना देख, कुछ होता है, तेरा ये महबूब बड़े नाजुक दिल का है, कहते हुए गाजी ने एक आंख दबाई थी, जबकि वो इसे मारने के लिए सर पैर दौड़ी थी। लेकिन गाजी भी अपने नाम का एक था, फौरन भाग गया वहां से और वो गुस्से से लाल पीली होती घर गई, ब्रेकफास्ट किया और जल्दी जल्दी जिम के लिए निकली। लेकिन उसे क्या पता था जिम में उसके लिए एक सरप्राइज मौजूद है। अब वो क्या है ये तो मुतरबा को जिम जाकर पता चलना था। वो आज फिर अपने सेल में मौजूद था। इसे एक तस्कीन मिलती थी, खुशी होती थी उस शख्स को यूं मौत मांगते हुए, और मौत उसे आती नहीं थी। पिछले 2 साल से वो यही तो कर रहा था उस शख्स के साथ। जब दिल करता था आता था और उसे उसके गुनाहों की सजा के तौर पर तकलीफ का एक छोटा सा नमूना पेश करता था, जो कि उसके लिए छोटा था लेकिन उस शख्स के लिए पल पल मरने जैसा था। और फिर आज तो वो बहुत छोटी सजा लेकर आया था। उसने सेल के अंदर आते ही उसे एक नजर देखा, जो कि ऊपर लटका हुआ हवा में झूल रहा था और मसलसल नाम में गर्दन हिला रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे उसकी आवाज नहीं पसंद। अगर चिल्लाता तो अपने लिए ही मुश्किल खड़ी करता, इसलिए सिर्फ गर्दन ना में हिलाकर इसे मना करने की कोशिश कर रहा था, जिसका मुकाबिल पर कोई असर नहीं हुआ था। वो तो इसे इग्नोर किए कुर्सी लेकर उस पर बैठ गया, जबकि वो वजूद हवा में झूल रहा था। वो भी रिलैक्स हुआ था, लेकिन ये सब कुछ ही सेकंड बाद दर्दनाक चीखों में बदल गया, क्योंकि अचानक से नीचे मौजूद जमीन में से एक बड़ा सा गोला ऊपर की तरफ उभरा था और उसमें उबलता हुआ तेल था। पानी था, क्या था? और इस बारे में इसे ज्यादा सोचना न पड़ा। जब वो ऊपर उठते हुए इसे भी इसमें डिबोने लगा। ये सब कुछ ही सेकंड्स का दौरानिया था, लेकिन उसकी दर्दनाक चीखों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किस तकलीफ में है। और ठीक 2 मिनट बाद वो गोला नीचे गया था वापस आने के लिए। जब वो नीचे गया तब पता लगा कि वो उबलता हुआ मोम वैक्स था, जो दूर से पानी या तेल का धोखा था। जब वो गोला वापस गया तो उसका पूरा जिस्म सिवाय चेहरे के लाल सुर्ख हो गया था। सारे जिस्म पर वैक्स चिपक गया था और अभी सजा खत्म नहीं हुई थी। ऊपर से दीवार हटी थी और आग की तपिश से मोम पिघलना स्टार्ट हो गई थी। एक बार फिर चीखों का दुरानिया चला था। जब सारी वैक्स पिघल गई तो एक बार फिर इसे वैक्स में डाला गया और ये अमल तब तक जारी रहा जब तक वो तकलीफ से बेहोश ना हो गया। उसके बेहोश हो रहे वजूद पर एक नफरत और हकारत भरी नजर डालकर वो टॉर्चर सेल से निकलता चला गया। कोई सवाल नहीं था और ना ही कोई जवाब, बस थी तो सजा, फकत सजा। अब सिलसिला कब तक चलना था ये तो वही जानता था। रज़म पहली फ्लाइट से तुर्की आया था और यहाँ आते ही उसने पहले मिर्हा से अपनी मीटिंग फिक्स करवाई थी, क्योंकि वो वक्त की कितनी पाबंद थी ये उसे स्वीडन में पता चल चुका था। इसलिए गलती की गुंजाइश छोड़े बगैर वो काम कर रहा था। लेकिन इस दौरान भी वो मिशी के बारे में ही सोचता रहा। जब मीटिंग फिक्स करने वो ऑफिस गया, मिर्हा उस वक्त बिजी थी, वो ऑफिस में मौजूद नहीं। वीकेंड तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकेगी। लेकिन एक अनजाना सा एहसास था जो रज़म को अपने घेरे में लिए हुए था। उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो वहां से जाए, लेकिन जब पीए ने बताया कि अब मिर्हा 1 हफ्ते बाद आएगी तो गुस्से का एक इश्तियाल उसके वजूद में दौड़ा था। इतना इंतजार किसी ने इसे नहीं करवाया था जितना उसे मिर्हा की वजह से करना पड़ रहा था। लेकिन ये सब बहुत कम था जिसके लिए वो सब बातें चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था। मिर्हा जैसे ही नाइफा को लेकर रूम में आई, वहां इसे लटाया तो वो फिर से रोना शुरू हो गई। मिर्हा ने कभी बच्चों को संभाला नहीं था, तो अभी वो ये सोच ही रही थी कि क्या करे कि उसके नाक के नथनों से एक अजीब सी बदबू टकराई थी। जब मिर्हा ने अपनी सोच को झटकते हुए रहम तलब नजरों से नाइफा की तरफ देखा तो वो और रोने लगी।
मिरहा ने पहले तो अपनी नाक को अपनी 2 उंगलियों से बंद किया, उसके बाद उसका पैम्पर उतारा और पास पड़े कचरे के डब्बे में डाला। नाइफा खामोश हुई थी और फिर अचानक से इसे हाथ पांव मारना स्टार्ट कर दिए और मिरखा जो साफ कर रही थी उसे समझ न आया क्या करे। फिर खुद ही चिल्लाती हुई बाहर से मिस नीलूफर को आवाज देने लगी। जब मिस नीलूफर कमरे में आई और मिरहा को और नाइफा को इस हालत में देखकर हंसने लगी। मामा, यहाँ ये सब खराब हो गया है और आप हंस रही हैं। अच्छा नहीं हंसती। मैगी, जल्दी से ये बेडशीट चेंज करो और मिरखा तुम यहाँ आओ। देखो, मुझे आज के बाद तुमने ही करना है ये सब। मैंने तो तुम्हें वॉर्न भी किया था, लेकिन तुम ही चली गई थी भागकर अंदर। नाइफा की आदत है, वो हमेशा ऐसा ही करती है। इसको साफ करने का ट्रिक बताती हूँ, ये देखो। फिर मिस नीलूफर ने मिरहा को पूरा तरीका समझाया और करवाया भी, और इसके बाद इसने सही से किया। जब सब साफ कर लिया तो मिस नीलूफर नाइफा को अपने साथ लेकर चली गई और हंसते हुए मिरहा से गोया हुई, बेटा तुम खुद भी शावर लो, बहुत स्मेल आ रही है। और मिरहा भी अपनी हालत को देखे नाइफा को घूरकर बाथरूम में बंद हो गई। नहाकर मिरहा नीचे आई तो एनजीओ से पीए का फोन आया था, तो मिरहा बात करने के लिए साइड पर गई थी। हाँ बोलो। नहीं, मैं 1 हफ्ते तक बिजी हूँ, तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब न करे। आगे से पता नहीं क्या कहा गया। मिरहा ने 1 हफ्ते तक टाल दिया और कॉल बंद करके अपने दोनों शहजादों और अपनी नटखट सी पड़ी को लेकर पार्क जाने लगी थी। उसने सोच लिया था वो ये पूरा हफ्ता इन तीनों के साथ गुजारेगी, इसलिए अपना नंबर ही बंद करके पार्क चली गई और जाते हुए साथ मैगी को भी ले गई थी। उसे पता था कि अब जिंदगी कौन सा नया मोड़ लाने वाली है उसकी जिंदगी में। अभी तो उसने हंसना स्टार्ट किया था और अभी फिर कोई नया मोड़ आने वाला था। अब देखना ये था कि ये मोड़ उसकी जिंदगी पर खुशगवार असरात लाता है या ना खुशगवार। पिछले कुछ दिनों से बिया की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन उसने इसे लाइट लिया हुआ था। उसकी रूटीन ही इतनी बिजी थी। यहाँ आकर उसने हार्ट में स्पेशलिस्ट किया था और बिया ही के जोर पर जलाल ने जो अस्पताल पहले से ही गरीबों के लिए बनवाया हुआ था, वहाँ एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट जॉब की इजाजत दे दी थी, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। जलाल का मानना था कि उसका सारा वक्त बिया का है और बिया का सारा वक्त जलाल का। लेकिन आज जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, वो भी ड्यूटी टाइम में, तो चेकअप करवाने पर जो न्यूज उसे मिली उसे सुनकर उसके गाल दहक कर सुर्ख गुलाब हो गए थे। जब जलाल को बिया की तबीयत का पता लगा तो वो फौरन अस्पताल आया। बिया ने सबको मना कर दिया कि कोई भी कुछ न बताए। वो आज रात खुद जलाल को ये न्यूज बताना चाहती थी, लेकिन सरप्राइज देना चाहती थी। बिया जलाल के साथ घर तो आ गई, लेकिन जलाल बिया को अकेले छोड़ ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से बहाने से जलाल को बाहर भेजा और खुद सरप्राइज प्लान करने लगी। जब जलाल के आने में थोड़ी देर रह गई तो वो वही लाल फ्रॉक जो जलाल ने उसे तोहफे में दी थी जब उसने बिया की रजामंदी जानना चाही थी, वो पहनकर खुद भी तैयार हो गई। जलाल जो कि उजरत में अंदर आ रहा था, कमरे को यूं गुब्बारों से सजा देखकर रुका और असल होश तो उसके बिया को अपने सबसे फेवरेट ड्रेस में देखकर उड़े थे। लेकिन जब उसने बिया की नजरों के ताकुब में देखा तो बेयकीनी से एक बार फिर बिया की तरफ देखा, जो कि सर झुकाए खड़ी थी। उसने दोबारा से दीवार में नस्ब उस प्यारे से बच्चे की तस्वीर को देखा जिसके साथ ही लिखा था, वेलकम होम पापा एंड स्टे वेटिंग फॉर मी अंटिल आई कम। ये पढ़ना था कि जलाल भड़ा और बिया को खुद में भींच लिया। दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है तुमने मुझे जानम, वर्ल्ड बेस्ट सरप्राइज, आई लव यू सो मच। जब बिया मुंह फुलाकर दूर हुई थी, आप आज भी पास नहीं आ रहे, या तो आज के बाद आप तर्किश बोलेंगे नहीं या मुझे सिखाएं, वरना मैं और मेरा बेबी दोनों आपसे नाराज हो जाएंगे। दीदा दिलेरी से कहने के साथ ही अपनी जुबान दांतों तले दबाकर वो अपना चेहरा जलाल की कुशादा सीने में छुपा गई, जबकि जलाल ने भी कह दिया कि कल से क्लास स्टार्ट होगी। दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी देने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। अगर आज तुम जलाल से उसकी जान भी मांगो तो ये भी बहुत कम होगा। जबकि बिया जलाल के मुंह पर हाथ रख दिया था। खुशी के दिन कैसी बातें करते हैं आप, मैं नाराज हूँ, आप मुझसे बात मत करिएगा। कहते ही रूह मोड़ने लगी थी कि जलाल ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया। वैसे अपनी जानब को मनाने का मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा जलाल छोड़ें भी, अब केक नहीं कट करना क्या, मुझे भूख लगी है। केक कट करने के बाद बिया को खिलाया और कहने लगा, आज से तुम्हारे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी आपके इस हादिम की है। जबकि जलाल की नेचर को अच्छे से जानती थी, इसलिए बगैर चून चढ़ा किए उसकी बात पर इस बात में सही ला गई। उसके बाद दोनों ने मिलकर साथ खाना खाया, जो कि जलाल ने अपने हाथों से बिया को खिलाया था, और एक हसीन रात एक दूसरे के पहलू में गुजारे वो दोनों अगली सुबह का इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा तो जलाल एक्साइटेड था। बिया तो सो गई थी। जलाल पूरी रात बिया को कोई तकलीफ ना हो इस वजह से उसके हसीन चेहरे को देखकर, जो कि इस खुशी के बाद और हसीन हो गया था, अपनी रात आंखों में काटी।
लेकिन वो अनजान था कि अब उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है, वो भी उसकी खुद की ही वजह से। मुतरबा जिम आई और रूटीन के मुताबिक बच्चों को भी मार्शल की इजी ट्रिक सिखाने लगी, जिससे वो आसानी से अगले बंदे को मिनटों में ज़ेर कर सके। जब अचानक उसकी नजर सामने उठी थी और पलटना भूल गई थी, क्योंकि सामने ही गाजी रनिंग मशीन पर उसकी तरफ ही रुक किए रनिंग कर रहा था। जब उसने उसकी तरफ देखा तो फौरन से एक आंख दबाई थी उसने, और मुतरबा जो कि एक बार फिर से उसके वजीह पर्सनालिटी को देखकर फिर से खो गई थी, शॉर्ट घुटनों तक आती शर्ट में मौजूद था, जबकि उसने ब्राउन कलर की स्लीवलेस पतली सी बनियान पहनी हुई थी, जिससे उसका कसरती जिस्म नुमाया हो रहा था। वो सोच रही थी कि गाजी कितना हैंडसम हो गया है। हॉट बॉडी, बाइसेप्स, बढ़ी हुई शेप और वाजिया सिक्स पैक दिखाई दे रहे थे। जब उसे गाजी की हरकत नोट की तो अपना मुंह खुला हुआ बंद करके इधर उधर देखने लगी। फिर गाजी की हरकत याद करके गुस्सा एक बार फिर से आ आया था, लेकिन वो अपने बदलते दिल की कैफियत को ऊपर से पुष्ट डालकर फिर अचानक अपनी दिली कैफियत पर काबू पाकर उसे घूरते हुए बाहर जाने लगी। आज की क्लास खत्म, बाकी कल ओके टीचर, बाय द वे वी डिडंट सी एनीथिंग। स्टूडेंट्स कहते ही बाहर की तरफ भागे थे। वो खुद भी उनके पीछे भागी थी, लेकिन रास्ते में ही गाजी ने उसे जा लिया था। हटो आगे से। क्यों? तुम तो बहादुर हो ना, मार्शल आर्ट्स जानती हो, तो चलो थोड़ा सा जलवा यहाँ पे दिखा दो। कहते साथ ही उसने मुतरबा को काबू करना चाहा तो उसने उसका वही हाथ झटक कर पाँव का इस्तेमाल किया और एक किक रसीद करनी चाही गाजी के पेट में। गाजी ने उसका वही पाँव पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल मुत्ती ने अपना पाँव उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और कलाबाजियां खाती वो रिंग में दाखिल हो गई थी और हाथ के इशारे से गाजी को भी आने का कहा। गाजी तो मुत्ती का एटीट्यूड देखकर मुस्कुराता हुआ उसके पीछे रिंग में दाखिल हुआ था। वैसे मजा आएगा अपनी जंगली बिल्ली को हराने में, मुस्कुराकर कहते उसने अपनी पोजीशन संभाली थी, जबकि गाजी का इतना एतमाद मुत्ती को और गुस्सा दिला गया था। वो तो अभी पता चल जाएगा, कहते साथ ही उसने एक पंच मारा था गाजी को। गाजी जो इसके लिए तैयार नहीं था, एक कदम पीछे हुआ और मुस्कुराकर मुत्ती को थम्स अप किया और उसकी तरफ बढ़ा हुआ था कि उसे फिर से एक रसीद की थी। इस बार उसका वार हाल ही गया था। गाजी ने मुस्कुराते हुए इसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया था, जबकि मुतरबा एक बार फिर अपने दूसरे हाथ का पंच बनाकर बढ़ी थी उसकी तरफ। गाजी ने उसका वही हाथ पकड़कर उसे मोड़ दिया और गोया हुआ, अगर मैं जीता तो तुम्हें आज डिनर मेरे साथ करना पड़ेगा। ऐसा कभी होगा नहीं, मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें जीतने ही नहीं दूंगी, और अगर मैं जीती तो जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। गाजी की हालत का सोचते हुए वो मुस्कुरा कर बोली, और यही वो लम्हा था जो गाजी ने उस पर हमला किया और उसके साथ ही खुद भी नीचे गिरा। मुत्ती नीचे और गाजी उसके ऊपर था, जबकि गाजी ने मुत्ती के एक हाथ को काबू किया हुआ था और दूसरे हाथ को वो हिला ही नहीं सकती थी। ये तुमने चीटिंग की। उठो, बदतमीज ना हो तो, तुम एक नंबर के चालाक इंसान हो। हम दोबारा से गिरेंगे, चलो उठो मेरे ऊपर से। अल्लाह को मानो लड़की, मैंने पूरी ईमानदारी से ये शर्त जीती है। अब तुम मेरे सामने होने के बावजूद भी मेरे ही ख्यालों में खोई हुई थी, तो ये तो तुम्हारी गलती हुई ना। जी नहीं, अपनी गलतफहमी दूर कर लो। मैं तुम्हारे ख्यालों में खोऊंगी? नामुमकिन। अपनी चोरी पकड़े जाने पर फौरन बहाना बना गई। अब उठो भी। और गाजी को हटाने की कोशिश करने लगी। जब कोई रास्ता न दिखा तो मुत्ती ने एक दूसरे हाथ से बड़े आराम से गाजी को गुदगुदी स्टार्ट कर दी, और ये देखकर हैरान रह गई उसे भी इतनी ही गुदगुदी होती है जितनी के पहले। गाजी की हंसते हुए गिरफ्त ढीली हुई तो मुत्ती फौरन से उठकर भागी थी और गाजी भी अपने आप को संभालते हुए इसके पीछे भागा था। देखो मुत्ती, आराम से मेरी बात सुन लो। कुछ नहीं कहूंगा, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, ओके? और यही वो लम्हा था जब मुत्ती ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया, तुम बहुत हो, छोड़ो मुझे। खुद को छुड़वाने की कोशिश करती जब वो नाकाम हुई तो गाजी से गोया हुई, तुम कह दो आज डिनर मेरे साथ करोगी, अभी छोड़ दूंगा और चला भी जाऊंगा बगैर तंग किए। नहीं तो ठीक है, फिर रहो ऐसे ही, कहती उसने गिरफ्त मजबूत की थी। ओके ओके, अब हटो। उसी वक्त गाजी ने उसे आजाद किया था। अब निकलो यहाँ से। मैं नहीं आऊंगी, सोच लो, ना आई तो आज रात में खुद आऊंगा और बीबी जान को भी बताऊंगा कि मैं उनका इकलौता दामाद हूँ। तुम। इससे पहले वो और कुछ कहती गाजी भाग गया था, जबकि मुत्ती गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर रह गई थी। मिर्हा बच्चों को लेकर पार्क में बैठी हुई थी। नाइफा, महीज और मोहसिन को लेकर तीनों अपने छोटे छोटे पैरों से चलने की कोशिश कर रहे थे। कभी एक दूसरे को पकड़कर खड़ा होता तो कोई दूसरा, और नाइफा दोनों को ही उनकी शर्ट से पकड़कर खींच के दोनों को गिराकर रोने लगते, फिर खुद ही अपने छोटे हाथों से कमर पर थपकी देकर चुप करवाने की कोशिश करती, जबकि मिर्खा मुस्कुराते हुए तीनों की हरकतों को एंजॉय कर रही थी। वो सोच रही थी कि कितनी बदनसीब माँ है जो अपने बच्चों को पहला कदम रखते ना देख सकी।
उनका ऐसे मस्ती करना और किसी और की सजा वो अपने बच्चों को देती रही। अभी वो इनको देख ही रही थी कि सामने से एक आइसक्रीम वाला स्टॉल नजर आया तो वो उसकी तरफ बढ़ी थी और मैगी को बच्चों के पास छोड़ गई। रज़म थोड़ी देर पहले ही एनजीओ से होकर आया था और अब कुछ देर अपने बेकरार दिल को सुकून बख्शने के लिए वो थोड़ी देर पार्क में आया था। लेकिन अचानक उसकी नजर एक जगह रुक सी गई थी और वो थे वो 3 बहुत ही प्यारे और बड़े बड़े गालों वाले 3 बच्चे, जिनमें एक लड़की थी जबकि 2 लड़के। इनकी शरारतें देखकर रज़म का दिल चाहा वो करीब से इन्हें देखे और अपने दिल की मानते हुए रज़म उनके पास चला गया था। मैगी फोन पर नीलुफर की हदायत नोट कर रही थी। उसका रुख दूसरी तरफ था। रज़म जाते ही उनके पास बैठ गया था। बच्चे इसे पहले तो हैरानगी से देखने लगे, फिर खुद ही हंसने लगे, जबकि नाइफा ने रज़म की तरफ अपने नन्हे नन्हे से हाथ बढ़ाए थे। मतलब साफ था कि मुझे गोद में लो। रज़म ने इसे गोद में लिया और चटाचट चूम लिया। इन बच्चों को देखकर इसे अपनापन का एहसास हो रहा था। नाइफा में इसे मिशी की छवि नजर आई थी। छोटी सी थी लेकिन शरारती सी। रज़म की गोद में आते ही वो खुशी से खिल उठी थी और अपने छोटे छोटे हाथ उसकी बड़ी हुई शेप पर रखकर इसे खींचने लगी। रज़म तो अपना गम भुलाए इन बच्चों में खुश हो गया था, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो सब कुछ भूल गया था। रज़म के फोन पर लैला की कॉल आने लगी तो ना चाहते हुए भी इसे कॉल उठानी पड़ी और कॉल सुनकर जब वो पलटा तो वहां कोई नहीं था। उसे जी भरकर गुस्सा आया था लैला पर, लेकिन उसके एहसान इतने थे कि वो इसे ज्यादा कुछ कहता नहीं था और वैसे भी अब तो वो बदल भी गई थी। रज़म ने सोचा अगर वो आया हुआ है तो क्यों मिस नीलुफर से भी मिल ले, वैसे भी वो इन्हें बगैर बताए आया था। उसने अपना रुख घर की तरफ किया था। उसे पता था उसको देखकर उसकी माँ खुशी से फूले नहीं समाएगी। मोती ने गाजी की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी थी, लेकिन वो शायद भूल गई कि अब ये गाजी पुराने वाला गाजी नहीं रहा और इस बार वो कभी भूलने वाली भी नहीं थी। अब क्या होना था ये गाजी ही जानता था। अब जबकि वो इन सब सोचों से अनजान घर भर में मस्ती करती फिर रही थी। बीजान, ये आपने बनाया है? मुझे भी खाना, बहुत भूख लगी है। लड़की खामोश हो जाओ, ये पंजीरी बना रही हूँ और आज जुमेरात है। अभी पहले खत्म होगा, न्यास होगी, फिर तुम अपना नंबर लेकर आना। चलो शाबाश, अब कमरे में जाओ वरना तुम्हारा दिल खुशबू सूंघकर और करेगा खाने को। ओके दीजान, आप कभी मेरी बात नहीं सुनती। एक बात मान लें, लेकिन आप है कि मानती ही नहीं है। ऐसी कौन सी बात है? पहले आप कहें आप गुस्सा नहीं करेंगी। अच्छा नहीं करती, अगर तुम्हारी कोई बेतुकी बात ना हुई तो। मैंने ये कहना था कि क्यों आप मुझे दाजान लाकर नहीं दे रही। अब गुस्सा नहीं करना, इतनी जवान और खूबसूरत तो हो, तुम कभी नहीं सुधर सकती। अच्छा सुनो, मैं क्यों कहती हूँ ऐसा। तुम्हारे दादा की और मेरी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी, घर वालों की मर्जी से ही निकाह हुआ। तब कहाँ जमाना था देखकर पसंद किया जाए। मैंने तो तुम्हारे दादा को देखा तक नहीं था, लेकिन उन्होंने भी मुझे कहाँ देखा था। फिर खैर से निकाह हो गया और निकाह के 2 बोलों में कितनी ताकत होती है, ये मुझे तुम्हारे दादा जान के साथ रहते हुए पता चल गया था। फिर अल्लाह की मर्जी थी और वो मुझ बुढ़ी को छोड़कर चले गए, लेकिन मेरे पास तुम लोग तो थे, उनकी यादें भी थीं। पता है जब हम प्यार से इश्क की मंजिल तय करते हैं, ना तो महबूब रहे ना रहे, हम किसी और को उसकी मोहब्बत में शराकत नहीं ठहराते। मेरी मोहब्बत भी तुम्हारे दादा के लिए ही ऐसी है। इस उम्र में भी मुझे उनसे ही मोहब्बत है और अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमारे दिल में हलाल मोहब्बत डाली थी, वरना आजकल तो हराम आम है। इसीलिए मैं तुम्हें जैक से ज्यादा बातचीत करने से मना करती हूँ। मोती जो के शेल्फ पर बैठकर बड़े ही गौर से बीजान की बातें सुन रही थी, हैरान रह गई कि कोई उम्र के इस हिस्से में भी अपने ही शोहर से इतनी मोहब्बत कर सकता है। बीजान की आखिरी बात पर वो चौंकी। ओहो बीजान, वो बस मेरा दोस्त है। और आप तो बड़ी रोमांटिक निकली। हाँ, दादा होते तो खुशी से फूले न समाते ये मोहब्बत, ये अदाएं देखकर। हट बदमाश, चलो कमरे में जाओ, ये बस तैयार होने वाली है। ओके मेरी स्वीट सी बीजान। वो मोहब्बत से बीजान के दोनों गाल चूमती कमरे की तरफ भागी थी और जाते ही बाथरूम में बंद हो गई। गाजी को तो वो बिल्कुल ही फरामोश कर बैठी थी। बाथरूम से निकलते ही शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारने लगी। ब्राउन रंग की शर्ट और उसके साथ ही सिंपल प्लाजो पहना हुआ था। गीले बालों में वो जल्दी ब्रश कर रही थी। चेहरे पर तो हमेशा की तरह कुछ भी लगाने का मूड नहीं था। अभी वो बेड से अपना मफलर उठाती कि गाजी को पूरे बेड पर बड़े इस्तेहकाक से लेटे देखकर वो चौंक गई। ब्लैक कलर के कैजुअल से सूट में भी वो प्यारा ही लग रहा था मोती को। ये शायद उसके देखने का अंदाज बदल गया था। इस बार वो अपनी कैफियत पर जल्दी से काबू पाती उससे गोया हुई। तुम उठो और निकलो यहाँ से, ये तुम्हारा नहीं मेरा घर है, जहाँ जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो। आह, मेरा बस चले तो अभी ही रुखसती करवा कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, लेकिन तुम होके मानती नहीं हो। उसके कदरे करीब आते ही सरगोशी नुमा अल्फाज में कहा गया था।
जबकि गाजी मुकाबिल की हालत से हंस उठाते उसके नम बालों में अपना चेहरा छुपा गया और गोया हुआ। मैंने कहा था ना कि आना है डिनर पर, तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? उसे आराम से बेड पर बिठाकर उसके सामने बैठते हुए गाजी ने फिर से पूछा था, जबकि मुतरबा सोच रही थी कि क्या कहे, क्योंकि वो तो आने वाली ही नहीं थी। उसे क्या पता था वो फिर से आ धमकेगा। अब तो पक्का यकीन हो गया था ये उसका मासूम सा गाजी नहीं रहा, तेज तरार जिन बन गया है जो अपनी हरकतों से उसे डराने लग जाता है। और अब तो बहुत ही बदतमीज भी हो गया है। माना कि निकाह हुआ है लेकिन वो सब अनजाने में हुआ था, और अगर ये बात जलाल भाई को पता चल गई, ये तो जाएगा, मैं भी मरूंगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। गाजी ने जब मुती को सोचों में पाया तो अपना चेहरा उसके करीब करके गोया हुआ। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, जब चला जाऊंगा तब मेरे ख्यालों में खोना, अभी नहीं। मुती फौरन से उठी थी और उसके पास से और संभल कर बोली थी, तो तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? 6 बज चुके हैं और कब जाना है? अभी चलो मेरे साथ। लेकिन अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई। मुती ने बहाना बनाना चाहा, लेकिन आगे भी गाजी था। तुम मेरे दिल से पूछो इस वक्त क्या गजब लग रही हो। अब कोई बहाना नहीं, चलो। उसका हाथ पकड़कर गाजी ने कहा था। अच्छा, मैं भी जान को बताकर आती हूँ। हाँ चलो, दोनों चलते हैं, मैं भी मिल लूंगा। तुम क्यों जाओगे? बीजान गुस्सा होंगी, वो क्या सोचेंगी तुम क्या कर रहे थे मेरे कमरे में। तो जंगली बिल्ली, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना उल्लू हूं तुम्हें जाने दूं और तुम फिर वापस ही ना आओ? कोई बहुत ही कमीने इंसान हो तुम, बदतमीज। अपनी चोरी पकड़े जाने पर गाजी को 100 सलवतें सुनाती वो इसके साथ पिछले दरवाजे से जाने लगी। रुको, ये स्टॉलर अपने सर पर लो और अपना चेहरा भी कवर कर लो। क्यों करूं मैं ये सब? क्योंकि तुम्हें देखकर कमेंट देना या सीटी मारना किसी और का नहीं, मेरा हक है। खुद ही इसे स्टॉलर पहनाया। और भी बहुत सारे हक है जो वक्त आने पर वसूल करूंगा। कहते साथ गाड़ी का दरवाजा खुला और मुती के बैठते ही गाड़ी उनसे भगा ले गया। रज़म सीधा घर आया तो नीलूफर किसी काम से बाहर गई हुई थी। वो अपने कमरे में गया, फ्रेश होकर नीचे आया तो सूजी को कॉफी का कहकर वहीं बैठ गया। कॉफी पीकर जब वो बोर हो गया और उसकी मामा भी अभी तक नहीं आई थी तो वो ऊपर उनके कमरे की तरफ बढ़ा, क्योंकि कमरे में उनकी और पूरी फैमिली की तस्वीर का एक बड़ा सा एल्बम मौजूद था। अभी वो इनके कमरे में जाता कि वहीं ठटक कर एक अनजाने एहसास के तख्त उस अध खुले कमरे की तरफ बढ़ा। जब थोड़ा दरवाजा खोला तो कोई वजूद जाए नमाज पर बैठा हिचकियां ले रहा था। शायद वो अल्लाह के हुजूर रो रोकर कुछ मांग ही रही थी, लेकिन वो थी कौन? ये कमरा तो मिरहा का था, तो क्या वो मिरहा थी? लेकिन उसकी तो शादी हो गई थी, अपनी पसंद की शादी। फिर वो यहाँ। अभी वो अंदर जाता कि सूजी ने आकर बताया कि नीलूफर मैडम आ गई हैं। रज़म दरवाजा बंद करता नीचे की तरफ बढ़ा था, जबकि नीलूफर अपने बेटे को देखकर निहाल हो गई थी। मेरा बच्चा आ गया, तो इन्होंने उसके माथे पर बोसा दिया और उसे लेकर गार्डन एरिया में चली गई। वहां बैठकर उससे आने की बाबत दरियाफ्त करने लगी। जब रज़म ने हल्की फुल्की बातों में थोड़ा सा जिक्र किया, ओहो, तो तुम मिरहा से क्यों नहीं बात करते? वो भी तो एनजीओ देख रही है। मिरहा और एनजीओ? मामा, ये सब कब और कैसे हुआ? वो तो कभी इन सब में नहीं पड़ती थी। उसकी तो जान जाती थी इन सब चीजों का नाम सुनकर ही। वक्त सब कुछ सिखा देता है मेरे बच्चे। मिरहा भी तो अब वो मिरहा नहीं रही। क्या मतलब मामा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम सफर से थक कर आए हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर काम पर भी जाना होगा। कल आराम से बात करेंगे, अभी तुम मुझसे कुछ ना पूछना, परेशान हो जाएगी। कहते नीलूफर रज़म को इसके कमरे में भेजकर खुद भी मिरहा और बच्चों को देखकर सोने चली गई। गाजी मुती को लेकर यहाँ के मशहूर रेस्टोरेंट आया था। टेबल की बुकिंग वो पहले ही करवा चुका था। कदरे अलग गोशा था जहाँ उनकी टेबल के अलावा और कोई टेबल मौजूद नहीं था। गाजी ने खाना ऑर्डर किया और मुती को तंग करने के लिए अपना एक हाथ टेबल पर कोहनी के बल रखकर वो मुती को घूरना स्टार्ट हो गया। मकसद था मुतरबा जिद छोड़कर कोई बात करे, लड़े, लेकिन खामोश न रहे। मुत्ती ने भी पास पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर गाजी के ऊपर उंडेल दिया। जब तक उसे समझ आया, मुत्ती अपना काम करके मुस्कुराती नजरों से उसे देख रही थी। तुम अब शायद ख्याल रखोगे, जब देखो लो फलाना स्टाइल में मुझे घूरने लग जाते हो। जब गाजी खामोशी से उठा और मुत्ती के पास जाकर उसके गले से उसका स्टॉलर निकाला और एक गहरी नजर उस पर डालकर वहीं झुककर अपने बाल और चेहरा साफ करने लगा, जबकि गाजी को इतना करीब देखकर मुत्ती की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। वो यकलख्त अपना सांस रोके गाजी की कार्रवाई नोट करने लगी। गाजी ने स्टॉलर वापस उसके सर पर दिया, लेकिन देते वक्त अपनी उंगलियों का लम्स उसके चेहरे पर छोड़ता फिर से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, जबकि मुत्ती अपनी हिफ्फत मिटाने के लिए इधर उधर देखने लगी।
खाना खाओ। कुछ देर बाद गाजी की आवाज ने खामोशी का सत्ता तोड़ा था। जब मुती खाना खाने लगी तो गाजी ने अपनी प्लेट उसके आगे की। क्या इसमें से तुम मुझे खिलाओ और मैं तुम्हें? गाजी ने मुस्कुराहट दबाकर मुती को और जलाया था। आंखों में साफ शरारत थी। अल्लाह ने तुम्हें भी हाथ दिए हैं और मुझे भी। तुम अपने हाथों से खाओ। आया बड़ा, मुझे अपने हाथों से खिलाओ, मुंह बिगाड़ कर कहते मुती ने गाजी की नकल उतारी थी। ठीक है फिर। गाजी एक ही जिस्त में उठा था और मुती को संभलने का कोई भी मौका दिए बगैर अपनी गोद में बिठाया और खुद खाना खाने लगा। जबकि मुती उठने की नाकाम कोशिश करके जब थक गई तो उसके बाल पकड़कर खींचने लगी। कमीने इंसान, यहाँ सब लोग हैं, तो मुझे नीचे उतारो। गाजी ने इसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया और बोला, अपने हाथ से खाना है तो ऐसे ही सही, लेकिन अगर मुझे खिलाने के लिए रजामंद हो तो मेरे साथ बैठकर खिला सकती हो, वरना ऐसे ही खाना पड़ेगा अपने हाथ से, मेरी गोद में बैठकर। मरो तुम सड़ियल इंसान, छोड़ो मुझे, खिलाती हूँ तुम्हें। गाजी ने उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बिठाया और इंतजार करने लगा। मोती ने खिलाना स्टार्ट ना किया तो अभी वो फिर से उठता कि वो खिलाना स्टार्ट कर चुकी थी। जब मोती की बर्दाश्त खत्म हुई तो उठते हुए तराख कर बोली। इससे पहले वो बोल कर जाती, गाजी ने हाथ पकड़कर इसे वापस बिठाया और खुद भी बैठ गया। चलो कुछ नहीं करता, खाना खिलाओ, फिर मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मुती ने आराम से खाना खाया तो गाजी ने बगैर कोई तहमीद बांधे जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, शुजात का गायब होना, हर एक बात इस पर खोलकर रख दी थी। रज़म अपने कमरे में तो चला गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और माजी में की गई अपनी गलतियों का सोचकर खुद ही अपनी तकलीफ में और इजाफा करता। अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसने मुंह से लगाई, फिर न जाने कितनी ही सिगरेट की बदबू कमरे में फैल गई। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं, माथे की रगें साफ पता दे रही थी कि वो कितनी अजियत में है और अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब और बर्दाश्त ना हुआ तो सिगरेट को अपने पैरों तले कुचलकर वो वहीं नीचे जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। मैं तो अपने लायक नहीं था, जो मिला है तूने दिया है, जो करे तो सब है अच्छा, जो बुरा है मैंने किया है। अब कोई गर्ज नहीं है दिल का, सुकून है तू ए खुदा। अब कोई गर्ज नहीं है दिल का, सुकून है तू ए खुदा, तू ए खुदा, तू ए खुदा, तू ए खुदा, तू ए खुदा। दिल से हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तो हमदम बस दिल यही पुकारे, मौला मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा मौला। जो मैं झेल चुका वो बहुत है सजा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा। उसके पास पछतावा ही रह गया था। अपनी मोहब्बत को वो खो नहीं चुका था, बल्कि खुद मार चुका था उसके ना करदा गुनाह की सजा देकर। आखिर क्या गुनाह था मिशी का, मोहब्बत करना या मुस्कान शुजात होना? लोग कहते हैं मोहब्बत दर्द देती है, गलत कहते हैं। दर्द हम खुद देते हैं और बदनाम मोहब्बत को किया हुआ है। कभी देखा है कोई अपने रब से मोहब्बत करे और रब उसे छोड़े? नहीं ना, तो मोहब्बत उसे करो जो निभा भी सके। यही तो मार खा जाते हैं हम। अगर लाख मोहब्बत करे और इजहार करे तो वो मोहब्बत है, और अगर यही लड़की करे तो वो दिल फेंक आवारा। ये सब हमारी सोच का फतूर है। तुम एक बार अशरफुल महलूकात की जगह अपने रब से मोहब्बत करके देखो, समझो जो कि मोहब्बत होती क्या है और कैसे की जाती है। लोग तो जरा सी बात पर साथ छोड़ जाते हैं, जबकि वो पाकजात सिर्फ एक मौफी पर सब भुलाए माफ कर देता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती, और वही रब तो दिलों के हाल जानता है। अफसोस हम समझते तब है जब हमसे वो चीज छीनी जाती है, तभी तो कदर होती है। रज़म रोते रोते वहीं जमीन पर ही सो गया। मिर्हा अपने रब के आगे रो रो कर फरियाद कर रही थी कि जो कुछ हुआ वो कैसे बर्दाश्त कर गई नहीं पता उसे। शायद अल्लाह ने उसे हिम्मत ही इतनी दी थी कि वो टूटकर एक बार फिर से मोम हो अपने बच्चों के लिए। अब जब वो मोम हुई थी तो एक ही दुआ कर रही थी कि उसके माजी की परछाई भी उसके और उसके बच्चों की जिंदगी पर ना पड़े, वरना इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक रज़म था जिसने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को बर्बाद किया था, और एक मिर्खा थी जिसे एक गलत इंसान से मोहब्बत करने की सजा मिली थी। दोनों ही अपनी मोहब्बत के लिए तड़प रहे थे। कोई कम गम नहीं था दोनों का, लेकिन फर्क इतना था कि रज़म एक मौका चाहता था सब ठीक करने का, जबकि मिर्हा कभी अपनी जिंदगी के वो बीते लम्हे याद भी नहीं करना चाहती थी। उसका बस चलता तो नोच कर वो लम्हे अपनी जिंदगी से खत्म कर देती, जिनकी वजह से आज वो इस मुकाम पर थी।
जिसकी वजह से इतना अरसा वो अपने ही बच्चों से गाफिल रही। तेरी दुनिया मेरे रब्बा, क्यों मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े, रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना, आके ओढ़ देते हैं, माना जिनको सहारा वही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखिया मौला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू ही ओढ़ दे। हाथ जिसने थामा था वही ना हुए अपने, हाल तू ही जाने रब्बा तू ही तो करीब है। तुझको ही अब कहूँ बस दुख ये ओढ़ देते हैं, माना जिनको सहारा वही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखिया मौला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू ही ओढ़ दे। प्यार जो मिलिया मुझको जीने का बहाना था, क्या पता था जान लेने का दिल मेरा निशाना था। दर्द था नसीब में दर्द को निभाना था, आग के समुंदर में डूब के ही जाना था। जख्म पहले मिटे ना, आग के ओढ़ देते हैं, माना जिनको सहारा वही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखिया मौला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू ही ओढ़ दे। रोते रोते वो कब वहीं जमीन पर सो गई, उसे पता ही न चला, और सोती भी क्यों ना, ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो अपने रब से अपनी बेचैनी का इजहार करे और उसे करार न आए। मिर्हा की आंख नाइफा के रोने की वजह से खुली थी। जब उसने देखा तो मिर्हा अपनी नैपी गीली करके अब रोने का शुगल फरमा रही थी। वो उठी, उसे चेंज करवाया और फिर से सो गई। वो इसके बाद भी रात को कोई 10 बार उठी थी। वजह नाइफा थी। रात में उठना शोर करना तो उसकी आदत थी, इसलिए वो सुबह लेट उठी थी। मैगी बच्चों को अपने साथ ले गई थी। ये नीलूफर का हुक्म था, क्योंकि वो जानती थी कि बच्चों ने रात उसे तंग किया होगा। मिर्हा नाश्ता करके घर की बैक साइड पर आई तो कोई और भी था जो बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसका रुख दूसरी तरफ होने की वजह से वो देख नहीं पाई थी। जब अचानक वो नाइफा को गोद में उठाए घूमते हुए पीछे की तरफ पलटा था। मुतरबा को जब गाजी ने सब सच्चाई बताई तो उसे बेख्तियार वो चुलबुली सी मिशी याद आई थी, जिसके साथ अनजाने में ही सही इतना बुरा हो चुका था। शुजात के गायब होने की खबर तो उसे भी मिली थी, लेकिन गाजी का कांटेक्ट ना होने की वजह से पूछ ना पाई। अब इसे अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हो रहा था। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, शुजात को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मुझे अपनी बहन के गुनाहगार को भी ढूंढना है। जब्त से गाजी की आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थीं। जब मोती ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो मोती उसकी आंखों से भी टूटकर गिरे थे। वो कोई भी लड़की होती तो वो एक भाई की तकलीफ समझ सकती थी। जलाल मोती को मार्शल आर्ट सिखाने के बावजूद उसकी खबर और इतनी परवाह करता था, तो मिशी तो थी ही मासूम। मैं समझ सकती हूँ। मासूम मिशी की हालत का सोचकर मोती का दिल काम कर रह गया था। क्या कुछ बर्दाश्त कर लिया था उस छोटी सी लड़की ने। वो रोते हुए बामुश्किल बोल पाई थी जब गाजी ने अपने ऊपर जब्त करते हुए से अपने सीने से लगाया था, और वो दोनों बच्चों की तरह रोए थे। आज एक बार फिर गाजी का सब टूटा था। कौन था उसके पास? कोई भी नहीं जिससे वो अपना गम हल्का कर सकता। और आज जब उसे एक सहारा नजर आया तो वो बिखरा था। शायद उसे पता था वो इसे संभाल लेगी। और हुआ भी यही था। कितनी ही देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रोते रहे। जब मोती के आंसू थमे तो उसने गाजी का चेहरा ऊपर किया था और उसके आंसू साफ किए थे। इस जंग में तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बताना तो मैं भी तुम्हें कुछ था, लेकिन बाद में, पहले मुझे मेरी सास से तो मिलवाओ। जबकि गाजी मोती की बात सुनकर हैरान हुआ था। कहाँ वो लड़की से अपना शोहर नहीं मान रही थी और अब सास से मिलने की फरमाइश की जा रही थी। मोती ने जानबूझकर ये बात की थी। वो इस वक्त गाजी का ध्यान बटाना चाहती थी और कामयाब भी हुई थी। जबकि गाजी ने मुस्कुराकर छोटी सी लड़की को देखा था जो इसे खुश करने के लिए बात का रुख मोड़ गई थी। हाँ चलो मिलवाता हूँ, और जल्द ही रुखसती की भी तैयारी करता हूँ, क्योंकि मेरी जंगली बिल्ली मान गई है। तो चलो पहले इतने फ्री मत हुआ करो। उंगली पकड़ाई है, तुम तो हाथ ही पकड़ने लग गए हो। हंसते हुए दोनों ने वापसी का सफर तय किया था। जबकि मोती सोच रही थी अब जलाल के बारे में। वो गाजी को कब बताएगी और कैसे। वो चेंज हो गया हो या ना हो, लेकिन उसके भाई का मुकाबला नहीं कर सकता। मुसलसल सोचते जब वो थक गई तो अपनी आंखें मूंद गई। जब से गुड न्यूज का पता चला था, जलाल ने तो बिया को हाथ का छाला बना लिया था। मजाल है जो कोई काम करने दे उसे। स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी थी, इसलिए डॉक्टर ने एहतियात का बताया था, और बस फिर तो जलाल इसे कुछ करने ही नहीं दे रहा था। उसका बस चलता तो बिया को कदम भी ना नीचे रखने देता। जलाल आप गलत कर रहे हैं, मुझे कमरे से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे गार्डन में जाना है बस। ठीक है ले चलूंगा,
तुम ये मेडिसिन खाओ पहले। पक्का लेकर जाएंगे? बिया भी जान नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए कंफर्म करना चाहा। जी जाने जलाल, मेरी इतनी मजाल के आपके हुक्म की अदम अदूली करूं। अच्छा चलें, खा ली, देखें अब चलें। इतने में जलाल का फोन बज उठा था। जलाल ने कॉल देखी तो इशारे से बिया को 1 मिनट का कहकर बालकनी में चला गया। जब बिया ने देखा जलाल को इतनी देर हो गई वो नहीं आया, जो कि मुश्किल से 2 मिनट हुए थे, तो खुद ही कमरे से बाहर चली गई। जलाल को पता नहीं किसकी कॉल आई थी कि वो बिया को वेट करने का कहकर गया था। शायद कोई बहुत जरूरी और किसी प्यारे की कॉल थी, वरना जलाल बिया को छोड़कर कॉल ना अटेंड करता। अभी बिया कमरे से निकली ही थी कि जलाल कमरे में आया। वहां बिया को न पाकर बाहर की तरफ भागा, जैसे कोई कीमती असासा कहीं खो न जाए। और वो गई भी कहाँ थी? अभी तो उसने सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि जलाल ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और अपनी बाहों में बड़े गुस्से से सीढ़ियां उतरने लगा। बिया जो जलाल की अचानक हरकत से बुखला गई थी, अभी उसे कुछ कहती कि उसने जलाल को देखा, जिसके दिमाग की तनी हुई रगें उसके शदीद गुस्से में होने की निशानदेही कर रही थी। बिया को अपना हलक तक खुश्क महसूस हुआ था। उसे पता था इन दिनों जलाल उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था और इसमें फायदा भी उसी का था। लेकिन क्या करती, आदतें भी जलाल ने ही बिगाड़ी थी ना। लेकिन अब उसे बुरा लग रहा था। खौफ खाना तो उसने कब का छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था जलाल कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए अब ज्यादा तंग करती थी। और जलाल तो उसकी हर शरारत को भी सर आंखों पर रखता था। लेकिन अब थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अब जलाल का गुस्सा बचा था। डॉक्टर ने सीढ़ियां उतरने चढ़ने से मना किया हुआ था और बिया को आजकल पता नहीं क्या हो गया था, हर बात की नफी और बिला वजह चिढ़ने लगी थी। ये सब नॉर्मल था। डॉक्टर के मुताबिक प्रेगनेंसी में ये सब होता है, इसलिए जलाल उसकी हर चीज खुद ख्याल रख रहा था। जलाल ने आते ही उसे आराम से गार्डन में मौजूद झूले पर बिठाया और खुद यहाँ से वहां चक्कर लगाकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। अपने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा और बिया की तरफ बढ़ा। बिया तो जलाल को इतने गुस्से में देखकर डर सी गई थी। मुक्का मारने पर और खौफजदा होने की बजाय जलाल के हाथ को पकड़कर चोट देखने लगी। जलाल ने अपना हाथ पीछे किया और हशमगीर नजरों से उसे घूरने लगा। जब मैंने कहा था वेट करो तो क्यों कमरे से बाहर निकली तुम? तुम्हें पता है डॉक्टर ने परहेज बताई है। कैसी डॉक्टर हो तुम? अच्छा सॉरी, अब नहीं करूंगी ऐसा। अब अपना हाथ दिखाएं, आपको चोट लगी है। मुझ में अगर आखिरी सांस भी होगी ना हुदैबिया, तो मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र होगी। और अब तो तुम्हारे साथ एक और नन्ही सी जान भी है। क्यों इतनी लापरवाह हो गई हो? जलाल ने बिया को दोनों बाजुओं से पकड़कर दरियाफ्त करना चाहा, हालांकि गिरफ्त नरम थी। बिया को पता था जलाल ने उसका पूरा नाम लिया है, इसलिए वो अब नाराज है। इसने जल्दी से अपना सर जलाल के सीने से टिकाया और फिर से सॉरी किया। सॉरी, अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगी जलाल। जबकि बिया को मनाने के लिए की गई इस हरकत पर जलाल ने लब मुस्कुराए थे, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर उसने पूछा था, अगर मैं माफ ना करूं तो? अगर मैं तुम्हें उसकी सजा के तौर पर कमरे में ही बंद कर दूं तो? वो भी 2 महीनों तक। अपनी मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में जलाल का पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था, लेकिन बिया को डराना भी तो था। और अब बिया ने बात मान भी लेनी थी, क्योंकि इसे पता था जलाल ने एक बार कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। और वो अभी तो 2 दिन हुए बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो 2 महीने कैसे? ये सोच आते ही उसने रोनी सूरत बनाकर फिर सॉरी किया और अपने कान भी पकड़ लिए, जिस पर जलाल से और जब्त ना हुआ। बिया का इतना क्यूट फेस देखकर तो बेसाख्ता कहका लगा उठा और इसके साथ ही बैठकर इसे अपने गले से लगाए पैरों की मदद से झूला झूलने लगा। ऐसा भला हो सकता है जलाल अपनी जानब को कैद करे? मैंने तो तुम्हें दिल में कैद करना था, जहां तुम खुद खुशी रह रही हो, तो कमरे की क्या जरूरत? मिरहा नाश्ता करके घर की बैक साइड पर आई तो कोई और भी था जो बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसका रुख दूसरी तरफ होने की वजह से वो देख नहीं पाई थी। जब अचानक वो नाइफा को गोद में उठाए घूमते हुए पीछे की तरफ पलटा था, लेकिन उसी वक्त मैगी रज़म के सामने आ गई थी, जिसकी वजह से मिरहा रज़म को न देख सकी। अभी वो आगे बढ़ती कि नीलूफर ने उसे पुकारा, मिरहा बेटे तुम्हारे लिए कॉल आई है एनजीओ से। वो वहीं से अंदर की तरफ बढ़ी थी। जब कॉल पर मैनेजर ने बताया था कि कोई एसीपी आया था और अब भी कॉल आई है, लड़कियों का मामला है, आप आ जाएं। मिरहा ने नीलूफर को अल्लाह हाफिज कहा और बच्चों का ख्याल रखने का कहकर बाहर की तरफ बढ़ी थी। पीछे रज़म को भी लैला ने फोन करके बताया कि जैसा कहा था मैनेजर ने बता दिया है और उसने मेरे सामने कॉल की थी, वो आती ही हो गई, तुम भी आ जाओ। रज़म ने नाइफा के गाल पर बोसा दिया और मैगी को देखकर बाहर की तरफ भागा था। फाइनली वो अब जिस काम से आया था वो पूरा होगा। रज़म तेजी से ड्राइव करके वहां पहुंचा जहां आज उसकी जिंदगी ही बदलने वाली थी। अभी वो एनजीओ के अंदर जाता कि
इसके बाहर ही इसने जो देखा उसे यकीन ना आया। वहां एक लड़की कुछ लोगों को डांट रही थी, शायद वो उनकी बॉस थी। लेकिन रज़म को जिस चीज ने हैरान किया था वो उसका चेहरा था। क्या दुनिया में ऐसा भी होता है? कोई किसी से इतनी मुशाहबत कैसे रख सकता है? या एक बार फिर से रज़म ख्याल देख रहा था। अचानक से किसी की टक्कर हुई थी और उसे यकीन आया था कि ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। वो मिशी ही थी, उसकी मिशी, रज़म की मिशी, मुस्कान रज़म जाफरी। वो खुद को संभालता खुशी और पछतावे की कैफियत में उसकी तरफ बढ़ा तो वहां कोई नहीं था। वो 6 फुट लंबा चौड़ा मर्द रो रहा था। हाँ, वो रो रहा था। रज़म ने रोते हुए पागलों की तरह मिशी को आवाजें देने लगा, लेकिन कोई ना आया, बल्कि लोग इसे कोई दीवाना ही समझ रहे थे। हैरान थे, इतना वजी शक्लो सूरत वाला मर्द बच्चों की तरह रोते हुए किसी को यहाँ से वहां तलाश कर रहा था। जब वो ना मिली तो वहीं घुटनों के बल बैठकर वो फूट फूट कर रोया था और वहीं सजदा रेस होकर अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करने लगा कि उसने इस पर रहम किया और उसे उसकी मिशी लौटा दी थी। रज़म उठा, अपने आंसू अपने आस्तीन से साफ करके एनजीओ के अंदर दाखिल हुआ। उसे यकीन था उसकी मिशी यही है। तभी तो वो जब यहाँ आया था उसे एक अपनापन सा एहसास हुआ था। जब रज़म ने जाकर मैनेजर को पकड़ा था, यहाँ अभी मेरी मिशी आई थी, मतलब मुस्कान, वो कहाँ है? जरा मुझे छोड़े, यहाँ कोई मिशी नहीं आई है डैमिट। रज़म दौड़ा था कि मैनेजर डरकर पीछे हटा। अच्छा देखो देखो, वो अभी अंदर आई थी। इसने ब्लैक कलर की शर्ट और इसके साथ मैचिंग पैंट और स्किन कलर का हिजाब किया हुआ था। ब्लैक हाई हील्स पहनी थी। हाँ, यही पहना हुआ था। रज़म भला कैसे अपनी मिशी को ना पहचानता? वो तो पहली नजर में जान गया था वो उसकी मिशी है। सर, यहाँ सभी ऐसी ही ड्रेसिंग की हुई है, और रही बात हिजाब की तो यहाँ हिजाब सिर्फ मिर्हा मैडम ही करती हैं। रज़म मिर्हा का नाम सुनकर ठटका था। उसने कैबिन का पूछकर अपना रुख उस तरफ किया था। इसे बस एक बार मिशी को देखना था, उसे माफी मांगनी थी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।